हेलो स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो के साथ इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हूँ मैं आपके सामने। एमपी टेट वर्ग 1 पीजीटी और इक्विवेलेंट एग्ज़ाम के लिए जो मेरे निरंतर जो वीडियो चल रहे हैं टॉपिक वाइज, उसी श्रृंखला में एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ। इससे ठीक पहले मैंने आपको ग्रेडियंट वाला जो लिया था, फर्स्ट सेकंड पार्ट थे। अब मैंने लिया है यहाँ पर जो टॉपिक डाइवर्जेंट लिया हुआ है, जो बीएससी वाले लेवल का है अपना। मैंने उन्हीं प्रश्नों का समावेश किया है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसी कंसेप्ट को इसमें इंक्लूड किया हुआ है। आपको यदि ये वीडियो मेरे पसंद आते हैं और यदि आपकी तैयारी में मैं कुछ योगदान कर सकता हूं, तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को इसका फायदा मिले। स्टार्ट करते हैं अपना। अब डाइवर्जेंस, यानी इसे की हिंदी में क्या बोलते हैं अपन, अपसरण बोलते हैं। आप देखिए, एक अपसरण होता है। ये अपसरण का मतलब होता है फैलाव होता है। क्या होता है? फैलाव। तो हमेशा हम क्या करते हैं, कोई सरफेस अपने को दिया हुआ है ये वाला, इसके ऊपर मान लिया कोई वेक्टर फंक्शन ऑपरेट है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि इस पृष्ठ से बाहर की ओर उस वेक्टर क्वांटिटी कितनी जा रही है, उसका फैलाव कितना है। उसमें हम इस डाइवर्जेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स के लिए, जैसे मान लिया कि इस पर क्या है कि एक सिरे से पे, जैसे मान लिया चुंबकीय बल रेखा लाइन ऑफ मैग्नेट्स हैं, वो कितनी बाहर निकल रही हैं, या हमारा कोई मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। यदि इस तरह का कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो किसी सरफेस से आउटसाइड के लिए कितनी जाती है ये वाला, तो हम उस सेंस में क्या करते हैं, इस डाइवर्जेंस का प्रयोग करते हैं। तो ये सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये वेक्टर क्वांटिटी के लिए होता है, और इसका जो डाइवर्जेंस के बाद आफ्टर डाइवर्जेंस जो क्वांटिटी आती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। आपको मैंने पहले बताया था कि जो ग्रेडियंट किसका लिया जाता है, स्केलर पॉइंट फंक्शन का। डाइवर्जेंस किसका लिया जाएगा, वेक्टर पॉइंट फंक्शन का। आउटपुट यानी कि ग्रेडियंट हमारा क्या मिलेगा, एक वेक्टर क्वांटिटी, जबकि डाइवर्जेंट क्या मिलेगा, हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलेगी। तो इसे डिफाइन करते हैं हम डाइवर्जेंस। ये नोटेशन रहता है डेल डॉट एफ, ये आपको मालूम है डेरिवेटिव ऑपरेटर होता है। अब ये होता है, इसकी वैल्यू इसे हम लिखेंगे आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड डॉट एफ। अब ये हमारा कंपोनेंट में दिया होगा, तो आई वाले का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के साथ में रहेगा। तो ये आई डॉट डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे डॉट डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के डेल एफ अपॉन डेल जेड, ये इसकी डेफिनेशन होती है। इसकी प्रॉपर्टी में मैंने लिया हुआ है आपको। फर्स्ट है, यदि एफ कांस्टेंट वेक्टर है, यानी एफ एक अचर सदिश है, तो इसका डाइवर्जेंट 0 होता है। कांस्टेंट जो क्वांटिटी होती है उसका कोई अपसरण नहीं होगा, इसलिए ये 0 के बराबर होता है। किसी सदिश फलन का डाइवर्जेंस लेते हैं तो वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और डाइवर्जेंस एफ प्लस माइनस जी इक्वल होता है डाइवर्जेंस एफ प्लस माइनस डाइवर्जेंस जी। और डाइवर्जेंस लैम्डा इंटू एफ, यहाँ लैम्डा एक नॉन जीरो स्केलर है, अशून्य अदिश है, तो ये लैम्डा इंटू डाइवर्जेंस एफ होता है। और यदि डाइवर्जेंस एफ इक्वल 0 है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला अपना, डाइवर्जेंस एफ इक्वल 0 है तो एफ को सोलिनोडियल वेक्टर परिनालकीय सदिश बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परिनालकीय सदिश बोला जाता है, सोलिनोडियल वेक्टर। इसका मतलब ये होता है कि हमारे पृष्ठ से जितना फ्लेक्स यानी वेक्टर क्वांटिटी क्या हो रही है, आ रही है, उतनी हमारी क्या जा रही है इसमें, अर्थात उस पृष्ठ से बाहर जाने वाली नेट वेक्टर क्वांटिटी हमारी शून्य होती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दे दूं, फॉर एग्जांपल्स, यदि हमें मालूम है कि एक सिरे से जो चुंबकीय बल रेखा होती हैं, लाइन ऑफ मैग्नेट्स, तो वो क्या करती हैं, एक सिरे से जितनी निकलती हैं दूसरे सिरे से उसी में प्रवेश करती है, यानी क्लोइड कर्व बनाती हैं। इसलिए ये कैसा हो जाएगा, इसका जो चुंबकीय बल रेखा है उनका डाइवर्जेंस कितना आएगा, शून्य के बराबर। यदि हम मान लिया किसी एक सतह से जितना हमारा क्या है
पानी का प्रवाह हो रहा है उतना ही दूसरे सिरे से उसमें आ रहा है, तो नेट फ्लक्स 0 होगा, यानी इसको बोलते हैं हम सोलिनोडियल वेक्टर बोला जाता है। ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने इस आर से रिलेटेड क्वेश्चन लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है। यदि आर इक्वल एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के, यानी कि किसी बिंदु का एक स्थिति सदिश दिया है मैंने, पोजीशन वेक्टर ऑफ वेरिएबल पॉइंट लिया 3 डायमेंशन में, तो इसका डाइवर्जेंस कितना होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, यहाँ पे डाइवर्जेंस आर लेंगे, तो क्या होता है डेल डॉट आर। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से एक पूरा मैं सॉल्व करके बता रहा हूं, आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड, और इसके साथ डॉट करना है मुझे किसका, यहां लिख रहा हूं मैं एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे आई वाले का आई में करेंगे तो आई डॉट आई बन हो जाएगा, ये आएगा डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एक्स डेल अपॉन डेल वाई ऑफ वाई और डेल अपॉन डेल जेड ऑफ जेड। एक्स का एक्स के सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये भी 1, तो कितना आ गया मेरा 3। तो कौन सा आंसर होगा हमारा 3। तो इसमें से यदि हम किसी पोजीशन वेक्टर है एक्स आई प्लस बाई जे प्लस जेड के, तो इसका डाइवर्जेंस कितना होता है 3 के इक्वल होता है, इसे डायरेक्ट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, इस आर का मॉडुलस मैंने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना। तब हमें डाइवर्जेंस ऑफ आर की पावर एन इंटू आर इक्वल बताना है। इसमें से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसे आपको याद रखना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें मैं थोड़ा सा आपको यहीं पे सॉल्व करके बताऊंगा। देखो आर की जो वैल्यू है हमारी वो है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और ये इसका मैंने मोड लिया हुआ है यानी मॉडुलस, तो ये अंडर रूट कितना हो गया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो यहां से मेरा आर स्क्वायर इक्वल आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ग्रेडियंट में मैंने इसका डिफरेंशिएशन भी आपको बताया था, तो मैं यहाँ पे एक एक्स के रिस्पेक्ट इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। तो देखो एक्स के रिस्पेक्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन इसका करेंगे तो ये आएगा 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल 2x, y का 0 और z का 0। तो यहां से मेरा डेल आर अपॉन डेल एक्स आ जाता है, x अपॉन आर इसकी जरूरत पड़ेगी। ऐसे डेल आर अपॉन डेल वाई हम निकालेंगे तो कितना आएगा y अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल जेड लेंगे z अपॉन आर आएगा। तो ये आप क्या करोगे, ये स्टैंडर्ड है, हमेशा जब भी ये लिखा हो तो ये वाला ओटी अप्रोच के लिए डेल आर अपॉन डेल एक्स अपॉन आर होता है, याद रखोगे। ऐसे ही वाई और जेड के लिए। अब मुझे फंक्शन दिया है मेरा ये वाला है, देखो आर की पावर एन और ये आर, तो कितना आ जाएगा मेरा एक्स इंटू आर की पावर एन आई प्लस वाई इंटू आर की पावर एन इंटू जे और जेड इंटू आर की पावर एन इंटू के। आप इसको क्या सिग्मा नोटेशन में लिख दिया करो। देखो मैं आपको बताऊं ये वाला ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सिमेट्रिक रिजल्ट आते हैं इसके। अब हम इसका डाइवर्जेंट लेंगे तो ये डाइवर्जेंट कितना आ जाएगा, यहां से डाइवर्जेंट आर की पावर एन इंटू आर बराबर क्या करना है हमारे लिए, देखो जरा आई का आई में करेंगे यानी डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एक्स आर की पावर एन ये आएगा। अब दूसरा मेरा किसके लिए आएगा, वाई के लिए आएगा, ये वाला डेल अपॉन डेल वाई ऑफ वाई आर की पावर एन प्लस डेल अपॉन डेल जेड ऑफ जेड इंटू आर की पावर एन। मैं यहां पे बता देता हूं, ऐसे क्वेश्चनों में ऐसे हम सिग्मा करके लिख देते हैं, ऐसे सिग्मा डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एक्स आर की पावर एन ऐसे लिखा जाता है। अब देखो जरा इसका डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट और सेकंड से तो कितना आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन
डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, तो ये एन आर की पावर एन माइनस वन तो ये हो गया, और आर का करेंगे तो डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, ये आ गया। अब इसमें मेरा सिग्मा लगाया, यानी मैंने सेकंड टर्म और थर्ड टर्म नहीं लिखा, वो इसी तरीके से आ जाएगा। अब देखो जरा यहां से एन एक्स आर की पावर एन माइनस वन, ये कितना होता है अभी मैंने आपको बता दिया है, एक्स अपॉन आर प्लस आर की पावर एन, ये वाई और जेड के लिए भी आएगा। तो यहां से कितना आ गया मेरा, एन आर की पावर एन माइनस टू, ये हो गया इंटू एक्स स्क्वायर प्लस आर की पावर एन सेकेंड और थर्ड टर्म। अब हम क्या करेंगे, ये वाला टर्म देखोगे आप, ये इसमें एक ऐसा इसमें आएगा एन आर की पावर एन माइनस टू, फर्स्ट में आएगा, सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा, तो इसको मैंने ले लिया कॉमन, एन आर की पावर एन माइनस टू, ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, वाई स्क्वायर आ जाएगा और जेड स्क्वायर, और प्लस आर की पावर एन तीनों में आएगा, आर की पावर एन प्लस आर की पावर एन प्लस आर की पावर एन, तो ये आता है मेरा 3 आर की पावर एन हो जाएगा। यहां से इसको थोड़ा सा हटा देता हूं, मैं साफ कर रहा हूं। अब इसमें से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कितना होता है, आर स्क्वायर, तो देखो कितना हो गया, एन आर की पावर एन माइनस टू, ठीक है, इंटू ये होता है मेरा आर स्क्वायर होता है प्लस 3 आर की पावर एन, एन आर की पावर ये एन हो गया प्लस 3 आर की पावर एन, इसमें से आर की पावर एन मैंने कॉमन निकाल दिया ये वाला, तो कितना आ गया, एन प्लस 3 इंटू आर की पावर एन, तो कौन सा मिल रहा है मेरा, ये वाला। इस रिजल्ट को आप याद रखें, अभी और भी क्वेश्चन लेंगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि ये कितना महत्वपूर्ण रिजल्ट है। यानी आर की पावर एन इंटू आर का डाइवर्जेंस हम लेते हैं तो कितना आता है, एन प्लस 3 इंटू आर की पावर एन, यानी सीधा सा मतलब ये है कि ये आर की पावर जो एन है ना, ये वाला, ये तो यही रहता है, और एन प्लस 3, ये 3 कहां से आया था, नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे मेरे, 3 थे, तो ये अपना इसमें आता है। अभी आप देखो जरा, मैंने क्वेश्चन तो आगे लिया है लेकिन यहां पे ये सॉल्व किया है, उसी को मैं आपको बता देता हूं। जो आगे क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन मैं इसी जगह पर आपको बता रहा हूं जरा। देखिए जरा, अब क्वेश्चन बनता है कि यदि ये वाला जो वेक्टर ये वाला है, मतलब फंक्शन मेरा एफ इक्वल आर की पावर एन इंटू आर, ये वाला, यदि ये सोलिनोडियल वेक्टर हो, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, एफ आर की पावर एन इंटू आर एक परिनालकीय सदिश हो तब एन का मान कितना होगा, वैल्यू ऑफ एन फॉर विच फंक्शन आर की पावर एन इंटू आर इज अ सोलिनोडियल वेक्टर। तो हम क्या करेंगे, इसको डाइवर्जेंस कितना लेंगे इसका बताओ जरा, डाइवर्जेंस एफ इक्वल 0, तो हमारा ये 0 के बराबर आना चाहिए। अब आपको मालूम है मॉडुलस तो 0 होगा नहीं, तो क्या करेंगे, कोफिशिएंट को n प्लस 3 इक्वल टू क्या कर देंगे 0, तो देखिए n की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 3 आ जाएगा, यानी n इक्वल -3 हो तो ये वाला जो वेक्टर है कैसा बन जाएगा, सोलिनोडियल बन जाएगा। अब इसको आप ऐसे समझ लें कि यहाँ पे जैसे वेक्टर r है ये वाला, ठीक है, अब इसमें हम r की पावर 0, r की पावर 1, r की पावर 2 ऐसे हम मल्टीप्लाई करते चले जाएं, नेगेटिव करें या कोई फ्रैक्शनल वाली वैल्यू भी लेंगे, तो देखो ये वाला लेंगे हम तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। यदि n की वैल्यू 1 लेंगे, यहां से देखो जरा कितना बहुत ही इंटरेस्टेड रिजल्ट आपको मिल रहा है। यहाँ पे ये वाला ले रहा हूं मैं, यहां से ये वाला r की पावर 0 लिया तो 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, r की पावर 0 कितना होता है 1, तो 3। इससे ठीक पहले क्वेश्चन में मैंने क्या लिया था, तो मैं देखो ये वाला डाइवर्जेंस r लिया था, तो इसी रिजल्ट में हमें n की वैल्यू कितनी रख दिए 0, क्योंकि यहाँ पे r की पावर 0 है, n इक्वल 0, यहाँ पे 0 तो ये 1 हो जाएगा, ये 0 तो 3, तो अभी अपन ने देखा था ये वैल्यू कितनी होती है 3।
अब मैंने ले लिया यहाँ पे डाइवर्जेंस, ये वाला r इंटू आर ले लिया, तो n की वैल्यू कितनी रखोगे बताओ जरा इसमें 1, तो यहाँ पे 1 रखोगे तो कितना आएगा 3 + 1 4 आ जाएगा, तो ये अपना आ जाएगा 4 इंटू आर। और इसको लिखना चाहो तो तुम यहाँ पे r की पावर 0 भी कर सकते हो जनरलाइजेशन के लिए ये वाला। अब देखिए जरा यहां से डाइवर्जेंस ऑफ आर स्क्वायर इंटू आर लेंगे, कितनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी मैंने 2, तो ये आ जाएगा मेरा 5 और ये आर की पावर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसी तरीके से आगे आप देखोगे तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, इसमें यहां से आर स्क्वायर इंटू आर के 5 आर की जितना पावर उसमें रहेगी वो तो पावर यहाँ पे भी रहेगी। आपको मैं बताऊं बस अंतर क्या रहेगा, यहाँ पे कितने का हमारी अग्रता रहेगी 3 की रहेगी, क्योंकि n+3 है, जितनी पावर है उससे ज्यादा उससे कितना +3 होना चाहिए। अब हम नेगेटिव वैल्यू भी इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ऐसे नेगेटिव वैल्यू, तो आप देखिए नेगेटिव वैल्यू के लिए भी आप इसका रिजल्ट जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूं, आप अपनी कॉपी में ये वाले सब रिजल्ट लिखें। जैसे मैंने ये ले लिया डाइवर्जेंस आर की पावर -1 इंटू आर ये ले लिया, यानी इसका मतलब है डाइवर्जेंस आर अपॉन आर ये वाला ले लिया। और इसको मैं क्या कर सकता हूं आप बताओगे, डाइवर्जेंस आर कैप ये वाला। अब क्वेश्चन ये दे दिया, आप समझोगे क्या है अलग से, तो इसी का रिजल्ट है। तो n की वैल्यू कितनी रखूंगा -1, तो देखो जरा n की वैल्यू -1 रखोगे तो ये कितना आ जाएगा मेरा 2 आर की पावर कितना रखा है अपन ने माइनस का 1, 2 आर की पावर -1, तो ये आगे आपका 2 अपॉन आएगा, यानी डाइवर्जेंस ऑफ आर कैप लोगे तो ये 2 अपॉन कितना आ गया आर। ये देखिए क्वेश्चन में एक ले रहा हूं, ये क्वेश्चन आप अलग अलग बना के आप जितने भी क्वेश्चन बना सकते हैं, इनको क्वेश्चनों को आप ऐसे ही बनाएं तो आपको पता चलेगा कि इसी रिजल्ट से हमारा इससे रिलेटेड डाइवर्जेंट कंप्लीट हो जाएगा इसमें। तो ये आ गया। अब सपोज करो कोई मैंने यहाँ पे ले लिया डाइवर्जेंट ऑफ आर की पावर 3/2 इंटू आर ये ले लिया। अब बताओ जरा n की वैल्यू कितनी हो गई, कितनी हो रही है 3/2, इस रिजल्ट में रखोगे 3/2 + 3 तो ये हो जाएगा, और r की पावर तो जितनी आपने ली है वही बनी रहेगी मेरी, तो ये 3 दूनी 6 और 3 9, तो ये कितना आ जाएगा 9/2 इंटू आर की पावर 3/2 हो जाएगा। इसी तरीके से और भी रिजल्ट हैं, n की वैल्यू -3/2 -1/2 जो भी आप रखना चाहें, इससे आपको आप डिफरेंट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इन रिजल्टों को लिखोगे तो आपको ये रिजल्ट याद हो जाएगा। और आप प्रीवियस पेपर उठा के देखना तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, और ये इसका जनरलाइजेशन था वो मैंने आपको करके बता दिया। हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चनों में यही मिलेंगे, तो मैंने सॉल्व आपको देखिए ये दे दिया मैंने, आर की पावर n इंटू आर इज अ सोलिनोडियल वेक्टर देन n इक्वल, बिल्कुल क्लियर ये हो गया आपका -3। नेक्स्ट ये r की पावर 3/2 इंटू आर ये पूछा है, तो अभी मैंने आपको बता दिया था कितना आया था 9/2 इंटू आर की पावर 3/2। जो रिजल्ट क्या है हमारा n+3 इंटू आर की पावर 3/2। एक तो ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना जितनी ये पावर है उसी में आएगा स्केलर, उतनी पावर वाले ये ऑप्शन को देखना है आपको। तो ये पावर वाला एक ये था और एक ये था, तो ये तो कभी होगा ही नहीं। अब इसमें देखना है कि हमें इसमें 3+ कर देना है, आप जितनी भी है जो पावर दी है उसमें क्या कर दो आप 3+ कर दो, तो ये आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट ये डाइवर्जेंट ये वाला कितना है, यहां से आर कैप की वैल्यू अभी मैंने बता ही दिया था, आर अपॉन कितना होता है मोड आर होता है, तो ये कितना आ गया मेरा स्मॉल आर होता है, आर की पावर -1 इंटू आर, यानी एन की वैल्यू -1 रखोगे तो n+3 में -1 करोगे तो 2 और आर की पावर -1, तो देखो ये आ गया हमारा। नेक्स्ट अब मैंने दिया एक फंक्शन लिया है f = x² - y² इंटू आई प्लस एंड सो ऑन ये वाला, तब डाइवर्जेंट एफ निकालना, इस पॉइंट पर निकालना है हमें, इसमें से कौन सा आएगा। तो आप देखिए जरा इसका हम डाइवर्जेंट लेंगे तो आपको मालूम है क्या था आई वाले का आई में, तो i.i1 ये हो जाएगा। अब इसका करना है हमें x के सापेक्ष अवकलन, और जो j वाला पद होता है उसका करना है हमें किसका y के सापेक्ष, और k वाले का करना है हमें z के सापेक्ष, y² -
2xy, इसका x के सापेक्ष 2x, ये 0 हो गया, y के सापेक्ष y का 1 हो गया तो ये भी 2x आ जाएगा, और z नहीं है तो 0, तो ये आ गया मेरा 4x। और एट p निकालेंगे, ये पॉइंट किस पॉइंट पर ये पर, तो x की वैल्यू इसमें कितनी रखेंगे हम 1, तो 4 इंटू 1 इक्वल आ जाएगा 4, जो भी आता है उसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, यदि a एक अचर सदिश हो तब डाइवर्जेंस a क्रॉस r। देखिए जरा, इसको बहुत अच्छी तरह से आप समझ लें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला। a एक अचर सदिश है और r आपको मालूम है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है, तब इसकी वैल्यू हमें निकालनी है a क्रॉस r। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी देखिए इसकी आइडेंटिटी है, ग्रेडियंट डाइवर्जेंट कर्ल्स की, वो रिजल्ट में आपको बाद में लूंगा, उससे तो अपन कर ही लेंगे। लेकिन क्या करना है आपको, एक कांस्टेंट वेक्टर है तो ये हमेशा, पहले पूरा मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं। देखो एक कांस्टेंट वेक्टर है और क्रॉस करना है, तो इसको मैंने ले लिया a1i प्लस a2j प्लस a3k, और r की वैल्यू आपको मालूम ही है कितनी होती है, xi प्लस yj प्लस zk। अब आपको a क्रॉस r निकालना है, तो मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट निकालना बता रहा हूं, आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड आनी चाहिए, वज्र गुणन विधि। जो मेरे यहाँ ऑफलाइन में पढ़े हुए हैं उनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से ये चीजें बताई हुई हैं, फिर से मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि आपको ये नहीं है कि ऑब्जेक्टिव जब क्वेश्चन हम करते हैं तो हमें 50% तो अपने दिमाग में कैलकुलेशन करके चलना पड़ता है। अब आप डिटर्मिनेंट बना के करोगे, आपको क्या करना है, यहाँ पे आप डिटर्मिनेंट में आपको मालूम है क्या रहता है, आई जे के पहले लिखते हो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जब आई वाले का लेना है तो आई को आप छिपा लें और इन दोनों में क्रॉस लगाओगे तो देखो ये क्या आएगा आपका, a2z माइनस a3y। और j के लिए लोगे तो j के लिए आप ऑर्डर चेंज कर लिया करो, ऑर्डर चेंज नहीं करो तो यहाँ पे माइनस साइन लगाओगे, इसका इसमें करेंगे। देखो क्रम हमारा ये रहता है, पहले ये वाला लेते हैं फिर दूसरा ये रहता है, ये हमारा पहला होता है, ये दूसरा, और अपॉन में हम लेते हैं 1 माइनस 2। लेकिन जे किसके लिए, आई के लिए, जब जे के लिए आप लोगे तो इसमें आप 2 माइनस 1 करोगे, ऐसे ये मतलब है मेरा। तो इसमें पहले इसका किया तो कितना आ गया, a3x माइनस a1z, और प्लस का k इंटू ये वाला सेम a1y माइनस a2x, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, आप इसमें देखिए जरा, हम इसका क्या लेंगे, डाइवर्जेंस। तो आई वाले का आई में करोगे तो ये आ गया मेरा डाइवर्जेंस a क्रॉस r बराबर, तो क्या मिलेगा मेरा, आई वाले का आई में कर दिया तो 1 हो गया, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ a2z माइनस a3y। ऐसे ही क्या करेंगे y के लिए, z के लिए। अब आप बताओ, ये कांस्टेंट है और x के साथ ये भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये तो क्या आ जाएगा मेरा 0 प्लस 0 प्लस 0 आ जाएगा, तो कितना आ गया मेरा 0। तो देखिए जरा, मैंने ऑप्शन दिया है आपको इसमें कोई सा, ये वाला, तो ये मेरा आंसर आएगा इसका कितना, 0। यानी इसमें आप इस तरीके से समझें, देखो इधर ये मेरा r वेक्टर है, क्या है, r, ये वाला। अभी इससे पहले मैंने आपको क्या बताए थे, यहाँ पे इसके मापांक r वाला गुणा करके मैंने आपको बताया था। अब मान लिया यहां से उनने ये कहा कि ये r है ये वाला, जब इसका डाइवर्जेंट 0 हुआ, अभी तो ये कैसा होता है, वेरिएबल होता है xi प्लस yj प्लस z के। अब यदि इसमें मैंने क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया तो ये इसका डाइवर्जेंस 0 आने लगा, इसका मतलब ये वेक्टर कौन सा बन गया, सोलिनोडियल वेक्टर बन गया। तो क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा सदिश बिंदु फलन वेक्टर पॉइंट फंक्शन सोलिनोडियल है, ये वाला दिया है सबसे, ठीक है। एक दे दिया r, एक दे दिया आपको a क्रॉस r दे दिया, यहाँ a है, ठीक है। तीसरा मान लिया r की पावर
3 इंटू आर दे दिया आपको, और भी ऐसे दे दिए। तो देखो इसका डाइवर्जेंट 0 है तो ये सोलिनोडियल हो गया। यदि यहाँ पे आर की पावर कितना कर दिया -3 इंटू आर, तो अभी रिजल्ट मैंने बताया था इसका डाइवर्जेंस भी 0 के बराबर आएगा, क्योंकि n इक्वल कितना आ गया -3। तो आप देखो ये कैसा हो गया, जब ये 0 आ रहा है तो कौन सा वेक्टर हो गया, सोलिनोडियल यानी परिनालकीय सदिश हो गया। आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। देखो ए क्रॉस आर निकाला था, आई वाले में एक्स का कोई पद नहीं है, इसलिए इसका एक्स के सापेक्ष आंशिक अवकलन 0। जे वाले में कोई वाई का पद नहीं है, के वाले में जेड का नहीं है, इसलिए ये डाइवर्जेंस कैसा आ गया, 0 के बराबर आ गया। इसमें गलती से कहीं ऑप्शन में आपको एक वेक्टर 0 दे दिया जाए और एक नन ऑफ दी दे दिया जाए, तो आप ये याद करके नहीं जाए कि इसका तो 0 था, इस पर लगा दिया नन ऑफ दी, क्यों नन ऑफ दी जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको ये देखना है कि ये हमें क्या दिया है, डाइवर्जेंट, और डाइवर्जेंट एक स्केलर क्वांटिटी आ जाती है। नेक्स्ट, ये दे दिया, बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट स्टैंडर्ड है ये वाला रिजल्ट, इस बिल्कुल याद रखें। इसी में आर में हम किसका कर रहे हैं, एफ आर फंक्शन का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इस ये और ज्यादा जनरलाइज क्या है, फंक्शन मतलब एफ आर बराबर मैंने स्मॉल आर ले लिया, स्मॉल आर स्क्वायर या जो भी लिया, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये वाला आएगा। अब मैं इसको आगे बताऊंगा कि इसमें और क्या चीज है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि हम क्या करेंगे। इसमें होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो ये मेरा जो एफ आर इंटू आर है, ये मेरा लिखा है सिग्मा आई इंटू एक्स इंटू एफ आर, ये लिखा है भाई, ऐसे जेके के लिए। अब मैं यहाँ पे डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एफ आर इंटू आर, ये एक मैं ये वाला निकाल देता हूं, ये आपके सामने लिखा हुआ है। तो कितना आ जाएगा, इसमें देखो फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशियल ऑफ सेकंड, और आर का हो जाएगा मेरा डेल आर अपॉन डेल एक्स, और सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट 1 हो गया। अब इसमें आप डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, तो मेरा क्या आ गया यहाँ से, एक्स इंटू एफ डैश आर, और ये क्या लिखा हुआ है, एक्स अपॉन आर इसकी वैल्यू है। ये क्या लिखा हुआ है, एफ आर, ये लिखा हुआ है। अब यहां से आप देखो कितना आ गया मेरा, एक्स स्क्वायर बटे आर इंटू एफ डैश आर प्लस एफ आर, ये मेरा एक पद का आया है। ऐसे बाई का लेंगे तो यहाँ पे बाई स्क्वायर आ जाएगा, जेड वाले में जेड स्क्वायर, बाकी यही रहेगा। तो एक सेकंड टर्म आएगा मेरा और एक थर्ड आएगा। अब मैं पूरा टोटल इसका प्लस करूंगा, तो देखिए जरा मेरा कितना आ जाएगा, यहां से डाइवर्जेंट ऑफ एफ आर इंटू वेक्टर आर इक्वल, यहां से मेरा कॉमन क्या आ गया, एफ डैश आर बटे आर, तो ये आ गया, और ब्रैकेट में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और एफ आर 3 बार आएगा, तो 3 इंटू कितना आ जाएगा, एफ आर, ये आ जाएगा मेरा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आर स्क्वायर अपॉन आर आ जाएगा मेरा आर। तो देखिए जरा यहां से आर इंटू एफ आर प्लस 3 एफ आर, कौन सा ऑप्शन है, ये वाला। तो कितना आ गया यहां से अपना आर इंटू एफ डैश आर, मतलब ये स्मॉल आर है, और प्लस 3 इंटू एफ आर, ये वाला मेरा आंसर आ गया। तो इसका आंसर होता है ये वाला 3 प्लस आर इंटू एफ डैश आर, ये वाला। इसको आप याद रखें, ये तो आपको मालूम ही है कि हम इसका अंदर लेते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट इंटू सेकंड करते हैं तो एफ आर प्लस एफ आर प्लस एफ आर 3 एफ आर आ जाएगा। अब यही वाला रिजल्ट आप देखोगे यहां से हम और कैसे यूज कर सकते हैं। अब मैं यहीं पे ले रहा हूं, हो सकता है आगे मैंने क्वेश्चन लिया है शायद उसी में आपको मिल जाए। अब ये लिखा हो कि यदि ये एक सोलिनोडियल वेक्टर है, क्या है, सोलिनोडियल यानी परिनालकीय सदस्य हो, तब इस फलन एफ आर को ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, इसको ज्ञात कीजिए। अभी मैंने आपको जो बताया है उसके अनुसार आप क्या आंसर दे सकते हैं, सोचें आप पहले इस चीज के लिए, क्या आप ऐसा बता सकते हैं। अभी इससे
ठीक पहले मैंने आपको क्या बताया था कि यहां पे इसका मान 0 होने के लिए ये फंक्शन कितना होना चाहिए। मैंने क्या बताया था, ये r की पावर n इंटू आर है, कितना आया था n प्लस 3 इंटू आर की पावर n, तो n इक्वल कितना होता है -3 होता है या नहीं। तो देखो जरा यहां पे मैं रखूंगा तो कितना आएगा मेरा, यहां से एफ आर एन, ये r की पावर -3 इंटू आर, ये आएगा या नहीं। अब इसको यदि मैं रखना चाहूं यहां पे तो ये क्या आ गया, r बटे r की पावर 3, या इसमें कोई कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो रहा हो, इस फॉर्म में मेरा निश्चित रूप से ये फंक्शन होना चाहिए। तो अब मैं क्या कर रहा हूं यहां से कि ये मेरा सोलिनोडियल वेक्टर है, तो इसका डाइवर्जेंट ये कैसा होगा, 0 के बराबर। तो मैंने ले लिया 3 एफ आर प्लस आर इंटू एफ डैश आर बराबर 0। 3 एफ आर इक्वल आ गया माइनस आर इंटू एफ डैश आर, यहां से कर दिया मैंने एफ डैश आर अपॉन एफ आर बराबर कितना आ जाएगा, इसको अपॉन में ले लिया तो माइनस का 3 अपॉन आर। अब ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, ये वाली मेरी क्या डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं एफ डैश आर अपॉन एफ आर बराबर जो डी आर इक्वल डी आर -3 अपॉन आर और डी आर और एक कांस्टेंट। तो ये देखो इसको टी मानेंगे तो एफ डैश आर डी आर बराबर डी टी अपॉन टी होता है लॉग टी, ये आ गया लॉग ऑफ एफ आर, ये -3 लॉग ऑफ आर, और कांस्टेंट को भी मैं लॉग में ले लेता हूं क्योंकि मेरा पूरा लॉग में आ रहा है। तो इसे मैंने क्या कर दिया, यहां से लॉग आर की पावर -3 और ये सी ले लिया मैंने। देखो यहां से दोनों तरफ से इसको हटा दो आप, किसको, लॉग को, तो ये आ गया मेरा सी अपॉन आर की पावर 3। कितना आ गया, सी अपॉन आर की पावर 3। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि इसकी वैल्यू हमें देखना है, तो तुम्हें मालूम है ये कितना था, आर की पावर -3 लेने पर ये सोलिनोडियल बनता है। देखो आर की पावर -3 है, उसका कोई भी मल्टीपल हो सकता है, तो ये फंक्शन हमारा कौन सा होगा, सी अपॉन आर की पावर 3। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, आप पीजीटी और टेट एमपी टेट वर्ग 1 के लिए। तो आप देखिए यहां से कि ये पूछ लिया कि इसका यदि सोलिनोडियल वेक्टर है तो इस फंक्शन एफ आर कितना होगा, कांस्टेंट अपॉन आर की पावर 3 आएगा। कांस्टेंट कोई भी हो सकता है, उसमें जनरल अपन ने लिया हुआ है। अब यदि कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकालने, पर्टिकुलर फंक्शन पूछा होता तो मुझे कुछ कंडीशन दी हुई कि कहां से कहां तक, तो मैं कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के इसमें रख देता तो वो फंक्शन मुझे मिल जाएगा। बहुत डिटेल में मैंने आपको इसको समझा दिया है। नेक्स्ट, ये वही पूछ लिया मैंने कि यदि ये डाइवर्जेंट दिस इक्वल टू 0 तब एफ इक्वल, ये आ गया आंसर, आपको पहले ही बता दिया मैंने। एक ऑप्शन दे दिया इसमें कैन नॉट फाइंड, तो कभी हमारा क्या होता है मैं आपको बता देता हूं, आधी अधूरी तैयारी होती है और कंसेप्ट थोड़े क्लियर नहीं होते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा आकर्षण ऐसे ऑप्शंस पर चला जाता है कि ये नहीं इसीलिए दिया हुआ क्योंकि ये ऐसा नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखना है आप इस चीज के लिए। अब मैंने दे दिया डाइवर्जेंस ए डॉट आर ऑफ आर, ये दे दिया है मैंने। तब हमें ये बताना, जहां ए कोई कांस्टेंट वेक्टर, तो इनमें से बताना है कि कौन सा मेरा ऑप्शन होगा, ये वाला ए डॉट आर ऑफ आर अपने को दिया हुआ है। तब हमें इसकी वैल्यू बतानी है डाइवर्जेंस की। ये एक स्केलर क्वांटिटी हो गई भाई ये वाली। तो अब देखो जरा, ए इक्वल हमने कोई कांस्टेंट वेक्टर ले लिया a1i प्लस a2j प्लस a3 के। अब a डॉट आर आप करोगे तो कितना आ जाएगा, a1x प्लस a2y प्लस a3z, ये आ गया। अब हम इसमें r का मल्टीप्लाई करेंगे, ये r का, ये देखो। अब इसका डाइवर्जेंट आपको लेना है, क्या लेना है, डाइवर्जेंट। ये तो मेरी स्केलर क्वांटिटी हो गई पूरी। अब इसमें r का मल्टीप्लाई करेंगे, a डॉट आर ऑफ आर, तो ये मेरा a1x
A2Y A3Z इंटू आर। अब इसका डाइवर्जेंट लोगे आप, डाइवर्जेंट, ये भी मेरा आर इक्वल कितना है आप बताओगे जरा, एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है। तो मैं यहां से पूरा यदि इसको लिखना चाहूं तो देखो आई का गुणांक कितना आएगा, ये तो मेरा रह गई, इसमें एक एक्स और आ जाएगा, आई तो ये आएगा ही, इसमें एक्स आई का लेंगे तो आई इंटू कितना आ जाएगा, A1 एक्स स्क्वायर प्लस A2 YX प्लस A3 ZX, ये आएगा। ऐसे ही जे का आएगा और के का। डाइवर्जेंस लूंगा तो आई वाले का आई में, तो ये डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ ये वाला पूरा का पूरा ये मिलेगा मुझे कितना, A1 एक्स स्क्वायर प्लस A2 YX प्लस A3 ZX। अब देखो और प्लस सेकेंड टर्म आएगा और थर्ड, इसका हमने किया तो ये 2A1 x तो ये आ गया, यहां से कितना मिलेगा मुझे, x का 1 हो गया तो A2Y और A3Z ये वाला मिलेगा। अब हम इनको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ये वाला एक टर्म आ गया, ऐसे ही मेरा सेकंड आएगा और ऐसे ही थर्ड आएगा। तो जब मैं प्लस करूंगा यहां से तो मुझे क्या मिलेगा इसके अंदर बताओ जरा, पहले यहां पे ये इसमें 2A1X आया है, इसमें आएगा मेरा 2A2Y आएगा, और उसमें देखो इसमें आएगा मेरा A1X आ जाएगा, 2A2Y आ जाएगा और A3 क्या मिल जाएगा मुझे, Z। इसमें जाएंगे तो A1X A2Y और प्लस आएगा 2A3Z। अब इनको हम प्लस करेंगे यहां से, तो आप देखो जरा प्लस करने पर आपको क्या था, इसमें से x1 कॉमन आ जाएगा, क्या x कॉमन आ गया, 2A1 प्लस A1 कितना आ जाएगा, यहां से ये वाला ये फर्स्ट टर्म देखो प्लस किया, x कॉमन आ गया मेरा, तो ये क्या मिल गया मुझे यहां से देखो जरा, 2 3 और 4 यानी 4A1, इसमें से y कॉमन आ जाएगा तो 4A2, इसमें से z कॉमन आ गया तो 4A3, 4 तो मैंने इसमें से कॉमन ले लिया, A1X प्लस A2Y प्लस A3Z। तो ये मेरा क्या लिखा हुआ है, A.R लिखा हुआ है, देखो जरा A.R ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो कितना आ गया 4 इंटू A.R। कहीं ऑप्शन दिया है ये वाला, पूरा इसको फिर से समझ लें, पहले A.R निकालेंगे, A.R R बराबर होता है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो ये आ गया A1X प्लस A2Y प्लस A3Z। अब R का इसमें गुणा किया, ये वाला R, तो ये पूरी स्केलर का इसमें करेंगे तो I इंटू देखो A1X स्क्वायर प्लस A2YX प्लस A3ZX। अब इसका डाइवर्जेंट लोगे तो I के गुणांक का X के सापेक्ष, J के गुणांक का Y के सापेक्ष और K का गुणांक का Z के सापेक्ष। इसका आ गया 2A1X, ये x का 1 हो गया, इसमें x का 1 तो ये वाला, अब y में ये वाला 2A2Y हो जाएगा, ये वाला इनको प्लस करेंगे, x कॉमन ले लिया, 2A1 प्लस A1 प्लस A1 4A1, इसमें 4A2 और 4A3, तो इसमें से 4 कॉमन ले लिया, A1X प्लस A2Y प्लस A3Z A.R आ गया, तो ये मेरा यहां से आएगा 4 इंटू A.R यहां से आ जाएगा। स्टूडेंट मैंने ये वाले क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये तो आपको खुद को पता चलेगा, अब आप देख रहे होंगे वीडियो को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्वेश्चनों का लेवल किस तरीके का है और क्या ये एग्जाम में पूछे जाएंगे या नहीं। बहुत मेहनत करके मैं इन क्वेश्चनों को लिखता हूं कौन कौन से क्वेश्चनों की संभावना होती है, और यहाँ पे क्वेश्चन के लिए जैसे मैंने 10 प्रश्न लिए, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको 20 प्रश्नों का दिया हुआ है, इसमें अदर और जो क्वेश्चन है वो सब इसमें इंक्लूड मैं कर लेता हूं। आप ये देखिए, आपको बीएससी लेवल के क्वेश्चन किसी बुक में इस लेवल से नहीं मिलेंगे जो मैं आपको यहाँ पे ले रहा हूं, इसलिए आप इन्हीं प्रश्नों को फोकस करके अपनी तैयारी रखें, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें, जिससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और मैं आपके लिए इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो निरंतर लेके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आता रहूंगा। धन्यवाद।